हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिलीजेंट रोहित यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि 1 सितंबर 2000 1 सितंबर 2023 का एमपी कांस्टेबल। इसके हम सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इस सेट के, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि ए के 5% और बी के 4% का योगफल ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3 है। ए रेशो बी का अनुपात ज्ञात करना हमें। ए रेशो बी ज्ञात करना हमें। तो देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे बेसिक से बताऊंगा यहाँ पे मैं आपको। ए का 5% बोला उसने, तो 5%, ए का 5% प्लस बी का 4% बराबर है किसके? ए के 6% प्लस बी के 8% के योग के 2/3। इन दोनों का योग का 2/3 मतलब 2/3 ऑफ 2/3। ठीक है। अब 3 का गुणा इस वाली इक्वेशन में हो जाएगा, इस वाली में, और 2 का गुणा इस वाली इक्वेशन में हो जाएगा। तो कर दीजिए। 5 15 ए परसेंट से परसेंट कट ही जाएगा। इधर भी परसेंट कॉमन आएगा, यहाँ भी परसेंट कॉमन आएगा, तो दोनों से एक दूसरे कट जाएंगे। तो 15 ए और 3 को 12 बी, तो 12 बी बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6 दूनी 12 ए प्लस 8 दूनी 16 बी। अब इसके बाद देखिए 15 ए, इनको पक्षांतर कर लीजिए। 12 ए को इधर ले आइए, माइनस का हो जाएगा। ठीक है। तो 15 ए माइनस 12 ए बराबर यहाँ पर 16 बी है। इस 12 बी को मैं उठा के यहाँ ले आया इसके पास, तो माइनस का 12 बी हो जाएगा। 15 ए में से 12 ए गए तो आपके 3 ए बचा, बराबर 16 बी में से 12 बी माइनस किए तो आपके 4 बी बचे। तो देखिए, ए के सामने वाली वैल्यू ए की होती है और बी के सामने वाली वैल्यू बी की होती है। तो ये जो बी की वैल्यू है वो ये है 3। इसका मतलब क्या हुआ? ए रेशो बी कितना आ जाएगा आपका जाएगा, ए का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 रेशो बी का वैल्यू 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर 3:4, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेट पर दी जाने वाली छूट की दर ज्ञात कीजिए जिसके अंकित मूल्य पर 104 रुपये की छूट काटने के बाद विक्रय मूल्य आपका 546 है। तो इसका मतलब आपका एसपी कितना है यहाँ पर? देखिए लिख लेते हैं अपन। छूट ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है आपको, D% डिस्काउंट परसेंट निकालना है। ठीक है। इसके बाद में एमआरपी कितना दिया है? एमआरपी आपको दिया है 104 रुपये। इसके बाद में और क्या चीज़ दी है आपको? एसपी दिया है। एसपी कितना दिया है आपको? 546 रुपये दिया है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें पता है कि सेलिंग प्राइस जो होता है वो क्या होता है? एमआरपी माइनस डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस निकालना है हमें। सेलिंग प्राइस दिया है तो सेलिंग प्राइस की जगह हम सेलिंग प्राइस की वैल्यू रखेंगे। तो कितनी सेलिंग प्राइस? 546 यहाँ पर आपका, बराबर एमआरपी कितना है? एमआरपी है 104 माइनस डिस्काउंट कितना है? हमें नहीं पता डिस्काउंट कितना है, तो इसको डिस्काउंट निकालना है आपको। तो यहाँ से निकालिए डिस्काउंट इक्वल्स टू, इस 104 को उधर भेज दीजिए। ठीक है। या फिर इसको इधर ले आइए, डिस्काउंट को उधर भेज दीजिए। तो मैंने ये किया 104 546 प्लस 104 हो जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया। अंकित मूल्य 104 रुपये की छूट काटने के बाद अंकित मूल्य पर 104 रुपये, ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट दिया है। और ये आपका सेलिंग प्राइस। आपको निकालना है एमआरपी। क्या निकालना है आपको?
एक सेट पर दी जाने वाली छूट की दर निकालना है आपको, ठीक है, डिस्काउंट परसेंट ही निकालना है। डिस्काउंट दिया है, सेलिंग प्राइस दी है, तो यहाँ पर अपना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, फिर से कर लेते हैं इसको। डिस्काउंट इतना दिया है, आप जानते हो क्या, SP सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू MP माइनस डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 546 दिया है, बराबर MP हमें नहीं पता तो MP लिख देंगे, माइनस डिस्काउंट कितना दिया है, 104 रुपये दिया है। यहाँ से हम निकालेंगे MP मार्केट प्राइस, तो इसको क्या कर देंगे, इधर ले जाएंगे इसके पास, है ना, यहाँ MP अकेला बचेगा, तो MP बराबर 546 प्लस में 104 हो जाएगा आपका। ये हो गया कितना, मार्केट रेट प्राइस कितना हो जाएगा, 6 4 10 की 0 और 1 5 और 1 6 650, 46 4 50 650। तो आपका ही MRP आ गया, ये MRP आ गया। अब MRP आ गया आपके पास में, तो अब आपको निकालना है क्या, डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो आप जानते हो जो छूट होती है, डिस्काउंट परसेंट होती है हमेशा, वो किस पे रहती है, MRP पे रहती है। डिस्काउंट परसेंट जो होता है ना, डिस्काउंट परसेंट आपका किस पे रहता है, डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो निकाल देते हैं यहाँ से अपन। तो डिस्काउंट परसेंट निकालना है आपको, छूट कितनी थी, 104 रुपये की, किस पे थी, MRP मतलब 650 रुपये पे, और गुणा में आपका 100, काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट दी मैंने, और 13 से 13 पंजे 65 और 13 अट्ठे 104, है ना। इसको मैंने काट दिया, 5 से 5 दूनी 10 और 8 दूनी कितना आ गया आपका 16% आपका सही आंसर आ गया। ये आपका आंसर हो गया 16%, देखिए ये वाला आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का, एक कक्षा में 30 लड़के और 24 लड़कियां हैं, लड़कों और लड़कियों का अनुपात। तो देखिए यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स, बॉयज़ 30 लड़के, तो ये 30 लड़के हो गए रेशो, और 24 लड़कियाँ तो 24 गर्ल्स हो गई। इसको हम रेशो में बना सकते हैं, 6 से काट सकते हैं, 6 पंजे 30 और 6 चौको 24, 5:4 आ गया आपका बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो। इसके बाद उसने लड़कों लड़कियों का अनुपात पूछा है, तो 5:4, तो सही आंसर हो जाएगा 5:4, ऑप्शन नंबर C। अगला प्रश्न है आपका, रीता और उसकी माँ की आयु का अनुपात 21:28 है। रीता के जन्म के समय उसकी माँ की आयु 28 वर्ष थी। रीता और उसकी माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करना है अपन को, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रीता रेशो, और ये हो गई उनकी माँ मदर, ठीक है। उसने बोला है रीता और उसकी माँ की आयु का अनुपात कितना है, 21:8 है, 28 है, 21:28 है। यहाँ पर हम देख लेंगे, रीता और उसकी माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो रीता के जन्म के समय उसकी माँ की आयु 28 वर्ष थी, तो मान लीजिए यहाँ पर ही रीता है और इसकी ये माँ है, ठीक है। तो रीता 0 जब उसका जन्म हुआ, जब वो 0 साल की थी, ठीक है, लेकिन उसकी मम्मी की उम्र कितनी थी उस समय, 28। मान लीजिए जो भी व्यूअर्स यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, तो वो अपने आप को रीता मान ले और अपनी मम्मी को उसमें इन्वॉल्व कर लें। तो जब आपका जन्म हुआ था तब आप 0 साल के थे, लेकिन आपकी मम्मी की उम्र उस समय 28 साल की थी, ठीक है। तो मम्मी आपसे कितनी बड़ी थी उस समय, इसका मतलब रीता की मम्मी इससे कितनी बड़ी थी, प्लस 28 साल, 28 साल, ठीक है। ये 28 साल, इसकी मम्मी 28 साल ज़्यादा थी इससे एज में। यहाँ देखिए रीता की उम्र 21 है और 28 है, तो 21 से 28 कितना ज़्यादा है, यहाँ पर रेशो में 7 ज़्यादा है, प्लस 7 ईयर, ठीक है। और यहाँ पर एक्चुअली में कितना ज़्यादा था, 28 साल, तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई, 28 ईयर, है ना। 1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो 7 से हमने काट दिया इसको, 7 से हम काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौको 28, तो 4 ईयर आ गया। 1 की वैल्यू 4 ईयर आ गई। अब आपसे उसकी वर्तमान आयु पूछी, ये प्रेजेंट आयु थी, ठीक है। तो 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 4, तो 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, इसका 4 गुना कर दीजिए, 4 से 84 हो जाएगी, 84 साल रीता। पूछा किसका है, दोनों की पूछी है, और ये 28 है, ठीक है। माँ की उम्र 28 थी उस समय, तो ये कितने गुना हो जाएगी, ये भी आपकी 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि 1 की वैल्यू 4, तो 21 की वैल्यू 84, 28 की वैल्यू 4 गुना कर दीजिए, तो कितनी आ जाएगी, 28 चौको 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, 112 साल आ जाएगा।
तो हमसे पूछा था तो 84 एंड 112, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नित्या ने एक बचत बैंक में 1200 रुपये जमा किए। बैंक ने प्रतिवर्ष 12% साधारण ब्याज की पेशकश की। 5 साल में नित्या को कितना ब्याज मिलता है, ये उसने पूछा है। 5 साल में नित्या को कितना ब्याज मिलता है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 1200 रुपये थे, 12% की दर है 5 साल में, अपॉन में 100, ये आपको पूछा उसने ब्याज। SI का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में आपका 100, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो मैंने प्रिंसिपल 1200, 12% रेट और T फॉर 5 मतलब 5 वर्ष का टाइम लगा उसको, और 100 इसका अपॉन में इक्वल्स टू SI। तो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटी, 12 144 या 12 पंजे 60, 60 गुणा 12 कर लो, तो 12 छिंग 72 मतलब 720 रुपये। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 720, करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, 5 वर्ष के अंत में 10,000 रुपये की राशि पर अर्जित ब्याज, साधारण ब्याज 5,000 रुपये है, तो ब्याज की दर परसेंट बताओ। अब आपको ब्याज की दर परसेंट निकालना है, रेट निकालना है, इसका मतलब रेट परसेंट निकालना है। 10,000 रुपये की राशि पर, अब 10,000 रुपये की राशि है तो 5 साल में, 5 वर्ष के अंत में, 5 साल के अंत में साधारण ब्याज कितना मिला भाई, 5,000 रुपये मिला। तो 1 साल में कितना मिलेगा, 1 साल में ये क्या है, ब्याज, ये आपका ब्याज। 1 साल में कितना मिलेगा आपका ब्याज, ये ब्याज, ब्याज 5 एकम 5 और 5 से काट दिए मैंने, 5 धाम 50, 1,000 रुपये। 1 साल में 1,000 तो 5 साल में 5,000 रुपये। अब ये तो आपको पता चलेगा 1 साल में 1,000 रुपये मिल रहा है, ठीक है। तो रेट परसेंट निकालना है आपको, यहाँ से रेट परसेंट कितनी दर मिली, 1,000 रुपये मिला उसको 1 साल में 10,000 रुपये की राशि पर, क्योंकि ब्याज प्रति वर्ष पूछा उसने, इसलिए हमने 1 साल का निकाला है। कितने पर, 10,000 रुपये पर, और 10,000 आपका क्या प्रिंसिपल है, मतलब मूलधन, गुणा में 100। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटी और 100 से मैंने काट दिया, 100 धाम के होते हैं 1,000, तो कितना आ गया ओवरऑल अपना 10% यहाँ पर आंसर आ जाता है, ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, 840 का 75% का 7/5 क्या होगा। तो देखिए 840 का निकाल लेते हैं। 840 का मतलब होता है गुणा, 75% मतलब होता है 75/100, परसेंट की जगह 100 आ जाता है, और का फिर से मतलब गुणा, और 7/5 हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर, है ना। अब 5 से हम काटते हैं इसको, 1 जीरो से मैंने 1 जीरो काट दी, 5 से काट दिया, 15 पंजे 75 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं और काट सकता हूँ, 2 पंजे 10 और 2 से मैंने इसको काट दिया, 42 दूनी 84, 5 से मैंने काट दिया, 5 दिया 15। अब मुझे 7 21, 21 का गुणा 42 में करना है, 42 गुणा 21, तो 21 दूनी 42 के 2, 4 कैरी, 21 चौको 84 और 4 88, तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 882, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ़ आई वोट, यदि मैंने 5,000 रुपये की घड़ी खरीदी और 6% का टैक्स चुकाया तथा 15,000 रुपये के मोबाइल पर मैंने 12% का टैक्स चुकाया, मतलब वो 5,000 की घड़ी का खरीद रहा है तो उसके मतलब उसका 6% टैक्स देना पड़ रहा है उसको, और 15,000 का मोबाइल खरीद रहा है उसको 12% का टैक्स देना पड़ रहा है। तो मैंने दोनों वस्तुओं पर लगभग कितना टैक्स चुकाया, मतलब दोनों का मिला के पूछा उसने। तो चलिए निकाल देते हैं। पहले उसने क्या, घड़ी, एक आइटम घड़ी है और दूसरा है आपका मोबाइल। तो घड़ी जो है ना वो 5,000 रुपये की है और मोबाइल जो है 15,000 रुपये का है। तो हम यहाँ से रेशो बना सकते हैं इन दोनों का, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 5 एकम 5 और 5 दिया 15, तो 1:3 बन जाएगा इनका रेशो। कितना बन गया, 1:3 बन गया। तो आसान हो जाएगा, वैसे रेशो नहीं बनाते तब भी हो जाता सॉल्व, बट यहाँ से कैलकुलेशन कम होगी,
1:3 हो गया। अब उसने बताया कि घड़ी जो है ना 6% का टैक्स चुकाती है, जिस पर वो 6% का टैक्स देता है। 6% टैक्स, ये टैक्स की रेशो हो गए, इस पर 6% और रेशो में इधर कितना देता है, इधर देता है वो 12% का टैक्स। तो इसमें 6 एकम 6% हुआ, और यहाँ पर इन दोनों को गुणा कर दी, 12×3 36%। ठीक है, यहाँ पर तो 6 एकम 6% इधर हुआ उसका टोटल मिला के, प्लस दोनों का मिला के पूछा उसने दोनों वस्तुओं पर, इसलिए हम ऐड कर रहे हैं 12×3 36%। तो दोनों पे कितना दिया, आइटम कितने थे, 3 रुपये का इसका, 1 रुपये का इसका, तो 4 हो गए, रेशो में 4 हो गए दोनों पर। 36 और 6 42, 42/4 ये परसेंट में। इसको काटेंगे अपन, तो इसको काट देते हैं, 4 से काट दें क्या, ऑप्शन में देखो इस तरीके से दिए हैं, तो 4 से काट देते हैं, 4 धाम 40, कितना बच गया, 2, 2/4, तो बच गया 2/4। इसको और काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 10 सही 1/2, ये आपका 10.5% आंसर हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन डी 10.5। अगला क्वेश्चन है आपका, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, और उनका व्यय अनुपात मतलब खर्च का अनुपात 1:2 है। यदि 400 रुपये और बी 100 रुपये बचाता है तो बी की आय ज्ञात करना है आपको। तो देखिए ए और बी की आय का अनुपात, यहाँ पर अपन आय लिखेंगे, आय का अनुपात, ठीक है, और खर्च का अनुपात, तो यहाँ पर अपन खर्च का अनुपात लिख लेंगे, खर्च का अनुपात। ठीक है, इसके बाद में एक की आय का अनुपात कितना है, 3:2, और खर्च का अनुपात कितना उनका 1:2 है, 1:2। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से हम देखेंगे, उन्होंने बोला है यदि ए 400 रुपये और बी 100 रुपये बचाता है तो बी की आय ज्ञात करना है। तो बी की हमें आय ज्ञात करना है, तो बचत, यहाँ पर बचत का रेशो निकाल लेंगे अपन। अब ये बचत का भाई ए जो है 400 रुपये, तो 400 इसके नीचे लिख देंगे रेशो, और जो बी है ना वो 100 रुपये बचाता है, तो इसके नीचे 100 रुपये लिख देंगे। अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे कराते हैं, इसका इसमें कराते हैं, इसका इसमें कराते हैं, तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए तो माइनस कर देते हैं, इनका गैप भी ले लेते हैं, तो 6 - 2, 6 - 2 मतलब हो जाएगा 6 - 2, 6 - 2 तो हो जाएगा 4, रेशो में जाएगा 4, 4 की वैल्यू। अब इन दोनों का इंटू कराएंगे अपन यहाँ पर, 400 दूनी 800 और 100 एकम 100, 3 गुणा कराते हैं, 400 दूनी 800, 100 एकम 100, 800 में से और इन दोनों का अंतर ले लेंगे, 800 में 100 गए तो 800 में 100 गए तो 700, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700 हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन 2 की वैल्यू काट लेते हैं, इसको 2 से मैंने काट दिया, इसको भी काट दिया मैंने, तो 2 3 6, 35 दूनी 70, 300, 350, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 350। अब 2 की वैल्यू 350 आ गई। इसके बाद उसने बोला बी की आय, तो बी की आय आप देखिए कितनी थी, बी की आय आप यहाँ पर देखेंगे 2 थी, तो हमें 2 की वैल्यू तो चाहिए थी, तो आंसर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 350। अगला प्रश्न है आपका, यदि एक BMW कार की कीमत 10% बढ़ जाती है और अगर इसकी नई कीमत 7, 75, 53, 70 हो जाती है तो इसकी पुरानी कीमत क्या है। 7,55,370 रुपये हो जाती तो उसकी पुरानी कीमत पूछी उसने, तो मान लेते हैं हमें नहीं पता पुरानी कीमत कितनी, उसकी पुरानी कीमत कितनी है, तो पुरानी कीमत हम x मान लेते हैं, x रुपये होगी, तो x रुपये थी इंटू कितनी बढ़ जाती है उसकी कार की कीमत, अब 10% बढ़ जाती है, मतलब 100% पर 10% मतलब 110 बढ़ जाएगी, 100 पर 10 जुड़ जाएगा 110%, तो 110/100 बराबर कीमत कितनी हो गई बढ़कर 7,55,370 रुपये। अब हम कैलकुलेशन कर देंगे यहाँ से, बस कैलकुलेशन ही करना है। 1 0 से तो मैंने 1 0 काट दिया, 11 से काट दे रहा हूँ मैं, है ना, 11 से, 11 6 66, अब बचा आपका 4 75 में 4 70 5 9 95, तो 11 8 88, 88 2 89, 88 89 90 2 और 5 7 73 हो जाएगा। फिर 11 6 66, 66 4 और 3 77 हो जाएगा, 11 7 77 और 0 का 0, तो x बराबर 10 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 68 67 00, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका पुरानी कीमत थी कार की, ये वाला लास्ट में 00, 68 67 00। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना,
शेयर करना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर, एक आदमी ने 12% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर कुछ राशि उधार ली। उसने 3 वर्ष की अवधि के लिए केवल 5400 रुपये के ब्याज का भुगतान किया। उधार ली गई राशि बताइए। तो देखिए 12% की दर पर ली है उसने, है ना, 3 वर्ष के लिए 5400 रुपये के कुल ब्याज का भुगतान किया। उधार ली गई राशि बताना। तो आपका ब्याज क्या होता है, ब्याज परसेंट, ब्याज होता है रेट इंटू टाइम, दर इंटू टाइम, दर गुणा समय, आपका ब्याज कहलाता है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 12% रेट है 3 साल के लिए, तो कितना परसेंट रेट हो गया, तो टोटल उसने 36% ब्याज लिया उससे। अब ब्याज कितना था रुपये में, 5400, तो 36% की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 36% की वैल्यू हो गई आपके पास 5400। मैं इसको काट दूँ, 9 चौको 36 और 9 छिक्का 54, 600 रुपये। 4 की वैल्यू 600 रुपये, मैंने 9 से काट दिया। अब इसके बाद उसने क्या पूछा है, उसने बोला उधार ली गई राशि। तो उधार कितनी होती है, हमेशा 100% होती है, 100% होती है। तो मैंने 4 से 100 बना दिया, मतलब किसका गुणा कर दिया, 25 का गुणा कर दिया। 25 चौको 100, इधर भी मैं 25 का गुणा कर दूंगा, 100% की वैल्यू हो जाएगी। इसमें भी मैं 25 का गुणा कर दूंगा 100 बनाने के लिए, क्योंकि 100% आपकी जो ली गई राशि वो है। तो 25 का 150, तो आपकी 150 और कितनी जीरो, 2 जीरो और है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 15,000 रुपये। ₹15,000 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 12,500 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 15,500 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर बताना है। तो देखिए प्रिंसिपल और यहाँ पर अमाउंट, 12,500 की राशि कितनी हो जाती है, 15,500 हो जाती है। इसका मतलब ये कितनी बढ़ी, 12 और 3 15, 500 गैप, तो 3,000 रुपये। 3,000 रुपये ये जो बढ़ा है ना, वो क्या है आपका, आपका ब्याज है। आपका ये क्या है, आपका ब्याज है। कैसे है ब्याज बता रहा हूँ मैं। ब्याज बराबर क्या होता है, इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, अमाउंट माइनस पी। अमाउंट में से प्रिंसिपल हटा देते हैं तो आपका ब्याज निकल के जाता है। ठीक है, तो 3,000 रुपये ब्याज आया आपका 4 वर्षों में। कितने साल में, 4 साल में। ये 4 साल का ब्याज है, 4 साल का 3,000, 4 साल का 3,000 है। रेट परसेंट निकालना है आपको, तो रेट परसेंट निकालना भाई आपको कितना, 3,000 रुपये आया, 3,000 रुपये आया। किस पे आया, 12,500 पे, 12,500 और गुणा में आपका 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दी, 125 से काट दे रहे हैं। 25 पंज 125, 25 से कम 25, 5, 25 दूनी 50, जीरो, 5 से काट दिया, ये जीरो, 24। अब 24 ये 4 साल का है ना, जो 4 साल का रेट आए ना, ये जो 24 है ना 4 से है, तो 4 का इसमें भाग लगा दीजिए, तो 24/4 भाग लगाएंगे तो रेट परसेंट कितनी आ जाएगी आपकी, 6%। ये आपसे आंसर पूछा था, 6%। ऑप्शन नंबर डी, 6%। अगला प्रश्न है आपका, उसने बोला सूची मूल्य पर 33.33% की छूट पर विदेश से माल खरीदने वाले एक व्यापारी को माल की शुद्ध लागत 20% का आयात शुल्क देना पड़ता है। तो सूची में 228 रुपये एक वस्तु के लिए क्या शुल्क लेना चाहिए ताकि वह अपने परिपय पर 25% का लाभ प्राप्त हो सके। देखिए मैं इस क्वेश्चन को समझा दूं आपको डायरेक्टली। वो कहना क्या चाहता है कि जो सूची मूल्य होता है लिस्ट प्राइस का हो या मार्केट प्राइस कर दो, अंकित मूल्य या लिस्ट प्राइस बात एक ही होती है। तो 33.33% की छूट पर विदेश से माल खरीदने वाले, मतलब जो लेने वाला उसके लिए तो वो CP हो गया, खरीदना है, और जो दुकानदार है वो बेच रहा है उसके लिए वो SP है। तो एक व्यापारी को माल की शुद्ध लागत पर 20% का आयात टैक्स देना पड़ता है, उस पर एक्स्ट्रा 20% और देने पड़ते हैं। तो सूची में 228 रुपये मूल्य वाली एक वस्तु के लिए उसे क्या शुल्क लेना चाहिए ताकि वह अपने परिपय पर 25% का लाभ कमा सके, 25% लाभ कमा कर बेच सके, मतलब अपनी चीज़ को। तो देखिए 33.33% का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए, परसेंट 1/3, इसका फ्रैक्शन बनता है 1/3,
ठीक है। ये 3 अगर MP है उसने बोला ना, तो एक इसमें क्या डिस्काउंट है आपका, डिस्काउंट, एक डिस्काउंट 3 पे 1 की छूट, मतलब कितनी में बचेगा, यहाँ निकाल लेते हैं अपन। चलो MP रेशो बना लेते हैं, डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस। 3 रुपये MP है तो आपके पास में क्या हो जाएगा, 1 रुपये का डिस्काउंट है तो कितने में बेचा उसने, 2 में। भाई 3 में 1 रुपये छोड़ दिया तो 2 रुपये में बेचा, 3 की चीज़ को 1 रुपये छोड़ दिया, माफ़ कर दिया, तो 2 रुपये में बेचा गया, उसी चीज़ को 2 रुपये में बेचा, तो 2 रुपये आपका SP है। आपको सेलिंग प्राइस ही निकालना है। सेलिंग प्राइस निकालना है तो अब यहाँ पर देखिए 2 की वैल्यू कितनी दी है उसने बोला है, तो सूची में 228 रुपये मूल्य वाली, इसका मतलब 3 रुपये, क्योंकि 3 MP है और यहाँ पर 228 रुपये दिया है। 3 की वैल्यू 228, 1 की वैल्यू यहाँ से निकालें, काट दिया, 3 7 21 और 1 3 6 18, 1 की वैल्यू 76। तो आपको क्या चाहिए, SP चाहिए, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 76 दूनी 152 हो जाता है, 152 रुपये। अब 152 रुपये ये आपका सेलिंग प्राइस है। उसने कहा 152 रुपये पर 20% का एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। एक्स्ट्रा 20% का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए, 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 मतलब 5 की चीज़ 1 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया, मतलब 6/5 में बेचेगा वो। SP निकालना है तो 1 जुड़ जाएगा, तो 6/5 हो जाएगा। फिर गुणा, उसने कहा कि इस पर और 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता है वो। अब 25% का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब होता है, यहाँ इसको इरेज कर लेते हैं, 25% का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब 1/4। अब 1/4 मतलब 4 की चीज़ 1 रुपये का फ़ायदा कमा लिया, तो 5/4 में बेचेगा वो। ठीक है, 4 की चीज़ है, 1 रुपये कमाना चाहता है तो 5/4 में बेचेगा वो, 5/4 में। इसका 5/4 और निकाल लीजिए, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं 5 से मैंने 5 काट दिया, 4 से मैं इसको काट दे रहा हूँ, 4 तिया 12 3 12 3 15, 4 8 32, 38 इंटू 6 कर दीजिए, 6 8 48 के 8, 4 कैरी, यहाँ पर 6 3 18, 18 4 22, तो ये आपका क्या आ जाएगा, SP आ जाएगा। यही आपसे पूछा था, 228 रुपये। करेक्ट आंसर A, ये आपका करेक्ट आंसर A। अगला क्वेश्चन है आपका, मूल राशि और 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर जमा की गई कुल राशि 2:3 के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 20,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए उस दर पर जमा किया जाता है जो साधारण ब्याज की दर से 2.5% कम है। ये तो हमें पता चल गया कि चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है ना वो साधारण ब्याज से 2.5% कम आएगी। तो देखिए यहाँ से हमको SI की अब जो साधारण ब्याज है उसकी दर निकालना पड़ेगी। 4 वर्षों में मूल राशि और आपका SI का रेशो दे दिया है इन्होंने। तो प्रिंसिपल अमाउंट और SI, प्रिंसिपल कितना है, 2 है रेशो में, साधारण ब्याज पर जमा की गई कुल राशि 2:3 में, तो 3 रुपये है आपका अमाउंट। तो SI कितना आ जाएगा आपका, भाई मूलधन इतना हुआ, 2 रुपये किसी ने उधार लिए थे, 3 रुपये दे रहा है, कितना, इसका मतलब कितना हुआ, उसने 1 रुपये एक्स्ट्रा दिया। 1 रुपये क्या है आपका, साधारण ब्याज है आपका, 1 रुपये ज़्यादा दिया ना, तो 2 रुपये लिए 2 देना चाहिए था, लेकिन 1 रुपये ज़्यादा दे रहा है, इसका मतलब उसने 1 रुपये ब्याज दिया है। अब आगे हमें यहाँ से पता चल गया 1 रुपये जो ब्याज आया, रेट निकाल लेते हैं हम। 1 रुपये जो ब्याज आया, ब्याज किस पे, मूलधन पे होता है, 2 गुणा में 10%, 100%, 2 से काट दिया मैंने इसको, और ये इसमें 4 कितने वर्ष के लिए था उसने, 4 वर्ष के लिए, तो 2 गुणा 4, 2 गुणा 4, 4 से काट देंगे 25, 25/2 कितना होता है आपका, 12.5%। ये 12.5% हो गया आपका, ये 12.5% हो गया आपका। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। उसने कहा है कि जो CI है ना वो SI से कितना है, 2.5% कम है। इसकी जब 12.5 है तो 2.5% कम कर दीजिए, तो CI की कितनी हो जाएगी, प्रिंसिपल कितना है आपका यहाँ पर 20,000 रुपये, रेट कितनी हो जाएगी, 12.5 में से 2.5 गए तो 10%, तो रेट आ जाएगी इसकी 10%। टाइम कितना है, 2 साल। अब सॉल्व कर दीजिए। CI निकालना है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है आपको। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, देखिए यहाँ पर सक्सेसिव का फॉर्म लगा दीजिए, 10% है तो 10 + 10 + हम 100/10, 2 0 से 2 0 काट दी, 10 और 10 20, 20 और 1 21, 21% आ गया। सक्सेसिव फॉर्म लगा दिए मैंने यहाँ पे। क्या होता है मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, x + y
प्लस एक्स बाय अपॉन में 100। ये सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है। लगातार जब 2 साल या 2 बार बढ़ रही कोई चीज़ या 2 बार घट रही तब इस फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है। तो हम चक्रवृद्धि ब्याज में इसका अक्सर यूज़ कर लेते हैं। आंसर हमारा जल्दी आ जाता है। तो 21% ब्याज आया 20,000 रुपये पर। तो 20,000 इंटू 21/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 21 का गुणा कर दिए इसमें। 21 दूनी होता है 42, कितनी जीरो, 1 और 1 2, 4200 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, त्रिज्या 3.5 मीटर का एक बेलनाकार बर्तन पानी से भरा हुआ है। यदि इसमें से 15,400 लीटर पानी निकाला जाता है तो बेलनाकार बर्तन के जल स्तर में कितनी गिरावट होगी, ये बताना है। तो पहले तो अपन एक टंकी बना लेंगे भाई, बेलन बना लेंगे ना, इस तरीके से। यहाँ समझने के पर्पज़ से अभी एकदम एग्जैक्ट नहीं बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें जो पानी है ना वो इस तरीके से भरा हुआ है। ये पानी भरा हुआ है इस टंकी में, 15,400 लीटर। बेलन का आयतन, तो रेडियस कितनी, हमें रेडियस पता चल जाए। यहाँ पर रेडियस उन्होंने दी 3.5 मीटर। 3.5 मीटर का मतलब कितना होता है रेडियस, 3.5 मतलब 7/2। ठीक है, ये आपकी रेडियस हो गई। अब बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। ये आपका फॉर्मूला होता है। πr²h ये आपका फॉर्मूला होता है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 इंटू r² मतलब रेडियस कितनी, 7/2 है, स्क्वायर बोला उसने, तो 7/2 गुणा 7/2 और इंटू हाइट इक्वल्स टू कितना दिया उसने, 15,400 लीटर। ये लीटर में अभी है ना। एक चीज़ देख लीजिए आप यहाँ पर उसने, और आंसर हमें सेंटीमीटर में दिया, यहाँ पर लीटर में। तो पहले हम इसको लीटर को चेंज करना पड़ेगा हमें। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1000 लीटर होता है। 1000 लीटर पानी होता है ना। इसके बाद में अगर 1 मीटर में देखें हम, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ये वाली, ये आपकी यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए। तो इसका इसमें आपको लीटर को आपको क्या करना है, मीटर क्यूब में बदलना है। इसको 1000 से इसमें डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, आपने देख ही लिया होगा। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 और 1 मीटर इक्वल्स टू 100 cm। चलिए यहाँ पर अपन 1000 का भाग लगा देते हैं। अब ये मीटर क्यूब में आ चुका है। दो जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई यहाँ पर आपकी। इसके बाद में देखिए 22 से काट दीजिए, 22 सत्ते कितना होता है, 154 होता है। इस 7 से इस 7 को निपटा दीजिए, इस 7 से इस 7 को ख़त्म कर दीजिए। अब नीचे हो गया 2 दूनी 4, h/4 इक्वल्स टू यहाँ पर कितना है आपका 1/10, 1/10। तो यहाँ से आप h की वैल्यू निकालेंगे तो 3 गुणा 10h और 4h। तो h बराबर कितना हो जाएगा आपका, h बराबर हो जाएगा आपका 4/10। h बराबर 4/10। अब आपको इसको मीटर में ही, हाइट किस में आई है, मीटर में आई, आपको किस में, सेंटीमीटर में चाहिए। तो h बराबर 4/10 और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 4/10 मीटर में कितने हो जाएंगे, इसका गुणा कर दीजिए 100 से। तो 10 दाम 100, 10 चौको 40। तो
तो एच बराबर आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 40, एच बराबर 40 cm, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका 40 हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 लाइट सिर्फ सुबह 8 बजे एक साथ चमकती हैं। पहली लाइट सिर्फ हर 24 सेकंड में चमकती है, दूसरी लाइट सिर्फ 60 सेकंड में चमकती है, तीसरी लाइट सिर्फ हर 132 सेकंड में चमकती है। अगले 3 लाइट सिर्फ किस समय एक साथ चमकेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एक घंटी टाइप में भी आता है कि 3 घंटियाँ लगातार एक के बाद एक बजती है 33 सेकंड के अंतराल पर, है ना, या कोई बस है वो मिलती है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको कैसे करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए आप अच्छे तरीके से। इनका एलसीएम लिया जाता है। 8 बजे एक साथ चमक रही, फिर इसके बाद में वो एक साथ किस समय मतलब ये अगले 3 लाइट सिर्फ जो है वो किस समय तक एक साथ चमकेंगी, ये पूछा उसने। तो एलसीएम निकालना पड़ता है हमें इसको। एलसीएम किन का 24 सेकंड में चमक रही, 60 सेकंड में और 132 में। तो 24, 60 और 132 इनका सेकंड में ही सारे। तो इसको देखिए कैसे निकालें। इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है, 12 दिख रहा है, इसमें 12 तोड़ लेते हैं इसको। 12 × 2 12 24, 12 × 5 12 पंजे 60, 132 को भी तोड़ लिया मैंने। 12 × 12 का भाग लगा 12 कम 12 1, 12 कम 12 मतलब 11 बार कट गया। तो देखिए 12 तो तीनों में कॉमन दिख रहा है अपन को, इसमें भी कॉमन दिख रहा है, इसमें भी कॉमन दिख रहा है, इसमें भी कॉमन। तो तीनों में से 12 को कॉमन ले लेंगे। इंटू क्या बचा, 2 बचा यहाँ पर, 5 बचा यहाँ पर, 11 बचा। तो 11 पंजे 55, 55 दूनी 110, इनका गुणा कर दिया अपन ने 110। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 11 × 12, 11 × 12 यहाँ पर कितना था 132, क्या आगे जीरो लगा दीजिए। ये टोटल आ गए आपके पास सेकंड आ गए, ये आपके पास टोटल सेकंड आ गए 1320 सेकंड। अब इसको आप मिनट में बदलना आपको, क्योंकि 8 बजे और मिनट दिया टाइम, ऑप्शन में टाइम दिया मिनट में, तो हमें मिनट में आंसर निकालना पड़ेगा। 1320 को हम जानते हैं एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। इतने सेकंड में कितने मिनट होंगे ये पूछा है, तो 60 का भाग लगा दीजिए। यहाँ पर आप 60 का भाग लगा दीजिए, 1320/60। अभी आपका मिनट में चला गया, 0 से 0 काट दिया, 22 का 132 होता है, तो 22 मिनट लगेंगे आपको। ठीक है, 8 बजे 8:22। तो एक बार तो 8 बजे चमक जाएंगी वो, और अगली बार 22 मिनट बाद। तो कहाँ है ऑप्शन 8:22, ये ऑप्शन नंबर बी 8 AM 22 मिनट करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 4 सही 1/5, 5 सही 2/7 और 7 सही 4/9 का एचसीएफ बताना है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है इसका फुल फॉर्म। तो देखिए कैसे, इसको पहले तो आप ये मिक्स फ्रैक्शन में है ना, मिश्र भिन्न है, इसको पहले इम्प्रॉपर बना दीजिए, प्रॉपर बना लीजिए। 5 को 20 और 1 इन दोनों का इसमें इंटू करते हैं और ऊपर वाले को जोड़ते हैं। 5 को 20 और 1 21/5, फिर 7 पंजे 35, 35 और 2 37/7। इसके बाद में 9 7 63, 63 और 4 67/9। इनका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। तो जब भी एचसीएफ पूछे तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकालते हैं और नीचे वालों का एलसीएम निकाल देते हैं। और अगर एलसीएम पूछता है तो ऊपर वालों का एलसीएम निकालते हैं और नीचे वालों का एचसीएफ निकालते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए 21 3 से भी भाग चल जाएगा, 7 से भी चल जाएगा, 21 से चल जाएगा। 37 प्राइम नंबर है, 67 भी एक प्राइम नंबर है। तो जब प्राइम नंबरों का एचसीएफ निकालते हैं तो वो एक ही आता है। सब में कॉमन क्या, एक ऐसा एक डिजिट है जो 21 को भी भाग कर रहा है, 37 में भी भाग जा रहा है 1 से, और 67 में भी भाग जा रहा है। और बाकी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि तीनों को एक साथ काट दे। तो एक ही है एक ऐसा नंबर, तो एक इनका एचसीएफ हो जाएगा। इन नीचे वालों को क्या निकालेंगे अपन, एलसीएम निकालेंगे। इनका अपन एलसीएम निकालेंगे, है ना। ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। तो ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। 9 7 5, 9 तो नहीं है, 7 और 5 प्राइम नंबर है, 9 तो ऑड नंबर है। तो इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे। प्राइम नंबर का जब भी एलसीएम निकालना होता है तो आप आपस में तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया करो, या फिर जितनी संख्या होती उन सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 7 63, 63 पंजे, 5 तिया 15 के 5 हाथ चले 1, और 5 7 5 6 30 31, 315। 1 सही 1/315 आंसर हो जाएगा आपका।
कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अ मैन गोज अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर इन 5 आवर्स बाय बाइक, कैलकुलेट इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। पूछा उसने भाई, है ना, तो निकाल देते हैं। 5 घंटे में 250 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो फॉर्मूला क्या होता है? किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी चाल बताना। स्पीड का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड निकालना है, तो डिस्टेंस कितनी? 250 अपॉन 5 से काट दीजिए, 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक कार 2 घंटे में 144 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मीटर पर सेकंड में कार की गति बताओ। वही स्पीड का फॉर्मूला जो अभी पिछले क्वेश्चन में करवाया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है फॉर्मूला। तो स्पीड निकालना है, 144 किलोमीटर 2 घंटे में, 2 आवर्स में, तो कितना जाएगा? काट देंगे तो स्पीड आ जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये तो किस में है? 72 किलोमीटर प्रति घंटे में। हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए, और मीटर पर सेकंड में देखिए कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। किलोमीटर पर आवर से आपको, अगर आपको मीटर पर सेकंड में जाना होता है, तो मीटर पर सेकंड में जाना होता है, तो इसको क्या करते हैं आप? 5/18 का गुणा कर देते हैं। यदि आपको क्या करना रहता है? मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर। अब ये तो ये हो गया। अगर तुम्हें यहाँ पर इससे ये जाना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बनाना है, तो आपको उल्टा कर देना है, 18/5 से गुणा। ठीक है, जैसे आप बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तो बड़े नंबर लेना है ऊपर, और छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो छोटा नंबर लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें क्या करना था अभी यहाँ पर? मीटर पर सेकंड में, इसलिए हमने 5 को लिया है। तो निकालेंगे यहाँ पर अपन 72 किलोमीटर से 5/18 गुणा कर देंगे। 18 चौको होता है 72 और 4 पंजे 20, आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड। ये आंसर आपका 20 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 225 मीटर की लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 80 किलोमीटर घंटा और 64 किलोमीटर घंटा की गति वाली समांतर लाइनों में एक दूसरे के विपरीत, इसने एक दूसरे के विपरीत बोला है, चल रही हैं, जिस समय वे एक दूसरे को पूरी तरह से पार करती हैं उसके बारे में गणना करना है। ठीक है, टाइम पूछा हमसे। टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाता है? इस डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्यों है? क्योंकि एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। ध्यान रखना, आप जब भी वो अपोजिट डायरेक्शन में चलें तो उनकी चालों का जो चाल होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। और अगर एक ही दिशा में चल रही हैं दोनों गाड़ियाँ, एक ही दिशा में, चाहे वो किसी भी दिशा में चल रही हों, तो उनकी चालों का डिफरेंस लिया जाता है, माइनस कर देती हैं चालों को। अभी अपोजिट चल रही तो हमने प्लस कर देंगे, उसी को हम रिलेटिव स्पीड कहते हैं। तो एक की 80 है, एक की 80 और एक की 64 है, तो 80 और 64 कितना हो जाएगा? 144। 80 और 60 140 और 4 44। 2 रेलगाड़ी कितनी कितनी लंबाई की? 225 मीटर की। भाई 225 मीटर प्लस 225 मीटर, 2 रेलगाड़ी, तो ओवरऑल कितना हो गया इनका डिस्टेंस? 200, 200, 400, 25, 25, 50, 450 मीटर अपॉन रिलेटिव स्पीड 80 और 64 144। अब ध्यान रखना ये मीटर में है रेलगाड़ी की लंबाई, और ये जो चाल है ना वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको हमें किस में बदलना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ऊपर मीटर है तो नीचे सेकंड होना चाहिए टाइम, तो इसको हम मीटर पर सेकंड बना ले रहे हैं। और मीटर पर सेकंड के लिए अभी मैंने बताया था 5/18 से गुणा करते हैं। 18 से काट दिया मैंने, 18 अट्ठे 144 होता है, 18 अट्ठे 144 और 8 पंजे 40, यहाँ पर आ गया आपका 40। ठीक है, 225 225 450 हो जाएगा यहाँ पर आपका 450 मीटर, और यहाँ पर आपका 8 पंजे 40 मीटर पर सेकंड, 40 सेकंड आ जाएंगे यहाँ पर। काट दीजिए 4 से 45/4, 45/4 का मतलब कितना होता है? इसको और काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 धाम 40, 4 धाम 40 कितना बच गया? 5। अब भाग नहीं जाएगा तो 11 चौको 44, 11 बार तो जा रहा है ना। अरे यार वो यहाँ से पूरा का पूरा इरेज ही हो गया। चलो उसको फिर से कर लेते हैं दोबारा। 225 मीटर, 225 मीटर कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ,
डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो 225 और 225 बटे में आपका 144, इसको 5/18 से गुणा किया था तो मीटर पर सेकेंड, 18×8 = 144, 8×5 = 40। अब यहाँ पर आपका 450 मीटर अपॉन में 40 सेकेंड काट दिया मैंने, 1 0 से 1 0, 4 से काट रहा हूँ मैं, 11 चौको 44, तो 11 चौको 44, अब एक बचा, दशमलव लगा दिया हमने तो 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 4 5 20, 11.25 सेकेंड आंसर हो जाएगा आपका। अब ऑप्शन में कहीं नहीं, 11.5, ये देखिए 25 है ना, 8, ये सारे के सारे ऑप्शन आपके गलत हैं, ये सारे के सारे ऑप्शन आर रॉन्ग, ऑप्शंस आर रॉन्ग। गलत ऑप्शन है, गलत विकल्प आए थे एग्जाम में, सही आंसर ये होगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, एक पंचभुज के कोण क्रमशः 1:3:6:7:10 के अनुपात में, तो सबसे छोटा कोण बताना है हमें। तो हम इसको पंचभुज बना लेते हैं। पंचभुज कैसे बनेगा, ये बना, ये बना, फिर यहाँ से ए, फिर यहाँ से ए, ठीक है, समझने के पर्पज़ से समझ लीजिए आप, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। एक ये कोना, एक आपका एक कोना, 2 3 4 5, तो एक तो ये वाला एंगल हो जाएगा, एक ये एंगल हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया, चौथा आपका ये हो गया, और पांचवा आपका ये हो गया। 5 एंगल हो गए। कोण एक तरीके से, कोई 1 है, कोई 2 है, कोई 3 है, कोई 6 है, कोई 7 है, कोई 10 है, इस तरीके से उन्होंने दिए हैं। तो हम जानते हैं कितने हो गए, n बराबर साइड कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, 5, तो n बराबर कितनी हो जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ साइड्स 5। n = 5 नंबर ऑफ साइड। अब हमें पता है कि बहुभुज, जो बहुभुज होता है, पॉलिनॉमियल्स होता है, बहुभुज के अंतः कोणों का योग, के अंदर का अंतः कोणों का योग, अंतः अंदर वाले कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना होता है, फॉर्मूला n-2 और गुणा में 180, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो देखिए n कितना है आपका 5, 5 - 2, यहाँ रख दीजिए 5, 5 - 2 और गुणा में 180, फॉर्मूला में रख दिया। 5 में से 2 गए 3, 3 × 18 मतलब कितना जाएगा 540, तो कोणों का योग कितना जाएगा 540 आ गया। और कोण कितने दिए थे, 1 3 6 7 और 10, तो मिला के जोड़ दीजिए, 10 7 17, 17 और 3 20, 20 और 6 26, 26 और 1 27, टोटल मिला के कितना हो रहा है 27 हो रहा है, 27 नहीं, कितना है एक्चुअल में 540 है, 27 ना होकर एक्चुअल में कितना 540, तो कितना गुना है इसका, 27 दूनी 54 होता है, 27 दूनी आपका 54, इसका 20 गुना है, 27 से काटेंगे तो 20 गुना है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण कौन सा, 1 है, कौन सा है आपका 1 है, ये वाला 1, तो 1 की वैल्यू चाहिए, तो इसका भी 20 गुना कर दीजिए, तो 1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, 20 से कम 20 कितना आ जाएगा 20 डिग्री, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर 20 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 20 डिग्री कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, ए और बी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 24 दिन में कर सकते हैं, ए और सी मिलकर उसी को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। डायमंडबर्ग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। देखिए ए और बी एक साथ काम करते हैं 30 दिन में, तो ए + बी 30 दिन में करते हैं,
फिर बी प्लस सी, वो जो है ना 24 दिन में करते हैं। फिर सी प्लस ए या ए प्लस सी, बात एक ही है। ये कितने में करते हैं? 40 दिन में करते हैं। इन तीनों का ले लीजिए आप एलसीएम, ठीक है। तो 24 40 क्या कटेगा? 0 4 6 120 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? मैंने बड़े नंबर का टेबल पढ़ा, 40 थी 120, 24 पंजे 120 और 30 चौको 120। तो आपको ऐसे एलसीएम निकालना नहीं आता तो आपको वैसे निकाल लेना, नॉर्मल जो बेसिक तरीका है। तो 30 चौको 120, इनकी एफिशिएंसी आ गई क्षमता 4। इसके बाद में 24 पंजे 120, इसकी आ गई 5, और 40 थी है 120, इसकी आ गई 3। अब यहाँ देखिए 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो हम इनको सबको जोड़ेंगे, मिलाएंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। 2a 2b 2c आ जाएगा। तो मैंने 2 सब में से कॉमन ले लिया तो a प्लस बी प्लस सी बचा। और यहाँ पर इनकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी भाई? टोटल काम तो आपका कितना 120 है, ये टोटल आपका वर्क है, टोटल वर्क 4 5 9 और 3 12 12 है। यहाँ 2 से इसको काट दी, 2 6 12। तो a प्लस बी प्लस सी का कितना आ जाएगा क्षमता? तीनों का मिलाकर 6 आ जाएगी, 6 यूनिट। आपको काम कितना कराना है? 120। आपको काम कराना 120 यूनिट, आपको काम कराना 120 यूनिट, 120 यूनिट काम कराना है तीनों से मिलाकर। तो 6 का भाग लगा दीजिए, क्योंकि एक दिन में तीनों लोग मिलकर कितना काम करते हैं? 6 करते हैं। तो कितने दिन में करेंगे? 6 दूनी 12, 20 दिन में कर लेंगे, 20 डेज। ये आपका आंसर 20 डेज, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, ए किसी कार को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी इसी कार को 25 दिन में कर सकता है। साथ मिलकर काम करते हैं तो कुछ दिनों के बाद सी भी उनके साथ जुड़ जाता है। इस तरह वो पूरा काम 10 दिन में कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर उनको 700 रुपये का भुगतान किया गया। अब 700 रुपये का भुगतान किया गया है, सी की मजदूरी पूछा है। तो ए जो है ना भाई वो 20 दिन में करता है, बी जो है वो 25 दिन में करता है, और ए प्लस बी तो कर ही रहे थे, इनके साथ सी भाई साहब और आ जाते हैं, वो मिला के 10 दिन में कर देते हैं। तीनों कैल्शियम ले लीजिए, 25 चौको 100, 20 पंजे 100, टोटल काम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब 20 पंजे 100, इसकी 5 आ गई, इसकी कितनी आ गई? 25 चौको 100 आ गई, ठीक है। इसकी कितनी आ गई? 10 100 आ गई। इन तीनों की क्षमता आ गई। अब उसने बोला ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलाकर 10 में करते हैं, और ए और बी यहाँ से क्षमता अगर हम सी की निकालेंगे तो ए और बी की कितनी? 9 है, और टोटल मिलाकर 10 है, 10 में से 9 का 1, तो सी की कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट आ जाएगी। सी की कार्य क्षमता 1 आ जाएगी। उसने बोला है कि तीनों को मिलाकर, तीनों का मतलब 10 यूनिट, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी? 700। तीनों को मिलाकर 700 रुपये दिया जाता है। तो एक सी अकेले को कितना दिया जाएगा? तो सी मतलब सी की क्षमता कितनी? 1 है, तो 1 की वैल्यू 70 आ जाएगी। 0 0 काट देंगे भाई, ठीक है। तो करेक्ट आंसर अपना 70 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, गणेश राम और सोहन मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। गणेश राम और सोहन, तो गणेश भाई साहब हैं, सोहन है, और कौन है? राम है। मिलकर कितने दिन में करते हैं? 16 दिन में करते हैं। फिर उन्होंने बोला है कि गणेश और राम मिलकर, तो गणेश और राम मिलकर उसी काम को 24 दिन में करते हैं। सोहन अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? सोहन अकेले का पूछा है, ठीक है। इन दोनों का हम लेंगे, 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 24 दूनी 48, 16 से भाग जा रहा है, 16 3 48, हाँ मतलब एलसीएम यही रहेगा ना आपका। तो इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 16 3 48 और 24 दूनी 48, 3 और 2। अब गणेश और राम की कितनी इफिशियंसी? 2 है, तो गणेश और राम की यहाँ रख दीजिए आप, तो सोहन की निकल के आएगी। 3 में से 2 माइनस जाएंगी तो आपकी सोहन की कितनी आ जाएगी? सोहन की आ जाएगी भाई देखो, गणेश और रोहन मिलकर कितना कर रहे हैं? 2 यूनिट काम कर रहे हैं। और गणेश रोहन और सोहन मिलकर 3, राम जो भी है, तो 3 मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं। इसका मतलब एक किसकी? इसकी है, 2 तो इन दोनों की हो गई, एक इसकी है, तो सोहन की कितनी है? 1 यूनिट, इसकी क्षमता आ गई, एक क्षमता आ गई। अब बोला क्या है? बोला है सोहन अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो काम कितना है टोटल भाई? काम है आपका 48 काम, ये आपका 48 काम है। और कौन? सोहन से कराना है, सोहन से कराना। सोहन की क्षमता कितनी? 1, तो 48/1 मतलब 48 दिन लगेंगे, 48 दिन। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 48 दिन। तो देखिए यहाँ पर हो जाते हैं अपने क्वेश्चन फिनिश। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल।
डिलीजेंट रोहित शर्मा। डिलीजेंट रोहित को, ठीक है। और दोस्तों तक बताएं, लाइक करें वीडियो को, लाइक करना है आपको, शेयर करना है वीडियो को, शेयर करना है, ठीक है। और कमेंट में बताना है कैसी वीडियो लगी, क्या दूसरा सेट लाया जाए जल्दी ही। अगर आप लोग इच्छुक हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है समझाने का तरीका मेरा, तो आप मुझे कमेंट में बताएं यस। और इसकी जो पीडीएफ है क्लास सॉल्यूशन की और विदाउट सॉल्यूशन दोनों टाइप की आपको पीडीएफ, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर आपको मेरे टेलीग्राम ज्वाइन पे मिल जाएंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल आईडी है, यहाँ से आप सब जुड़ जाइए। मैं इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो उस क्लिक पे उस कमेंट पे जाके आप क्लिक करेंगे उस लिंक पे जाके, तो डायरेक्टली आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। और वहाँ पर इस टाइप की बहुत सारा कंटेंट डला हुआ है, मैथ्स का हो गया, जीके का होगा, बहुत सारे मटेरियल डला हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सॉल्यूशन वाली पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको कुछ देर बाद, और विदाउट सॉल्यूशन वाली तो जल्दी ही मिल जाएगी अभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और डोंट फॉरगेट लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।